नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मेरी एक कोशिश है कि जो आपकी इकाई 10 है, इकाई 10 आपके जो हिंदी विषय में लगी हुई है, मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए, इसके लिए जो पाठ्य सामग्री है, वो मैं आप तक उपलब्ध करवा पाऊँ। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया था कि हम किस प्रारूप में तैयारी करेंगे। यानी कि अगर हम मालवा का लोक साहित्य पढ़ रहे हैं, चूंकि हम पूरा मध्य प्रदेश का लोक साहित्य जो है वो हम इन 4 क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको पूरा कर लेंगे, इसलिए हम इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर लगेगा तो जब ये 4 हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम इस शीर्षक को भी कंप्लीट कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोक कथाएं हैं और लोक गाथाएं हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो लोक गाथाएं हैं वो हमें बहुत कम मिलती है या किसी किसी क्षेत्र में हमें विशेष तौर से मिलती नहीं है। किस में नहीं मिलती हैं? हमें एक प्रामाणिक पुस्तक में नहीं मिलती है। कैसे नहीं मिलती है मैं ये भी आपको बताऊंगी क्यों नहीं मिलती है। और कभी कभी हमको क्या होता है कि जैसे निमाड़ है और मालवा है, तो कुछ कुछ चीजें हमें एक जैसी ही दोनों क्षेत्रों में मिल जाती है। तो चूंकि तो ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं कि जो दोनों क्षेत्र में एक जैसे हो, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल लगा हुआ है ये क्षेत्र है, तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान में रखना होगा कि मालवा और निमाड़ में कुछ चीजें एक जैसी हो सकती हैं, कुछ चीजें बुंदेलखंड बघेली में एक जैसी हो सकती है। दूसरी चीज ये कि कुछ ऐसे आपको तथ्य मिलेंगे, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको नृत्य में भी मिलेंगे, जो आपको नाट्य में भी मिलेंगे, हो सकता है किसी और विधा में मिले। तो इसमें आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। आज मैं आपको, चूंकि मैंने पहले ही दिखा दिया है, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि जो मैंने संदर्भ लिया है, संदर्भ लेने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको प्रामाणिक संदर्भों के साथ जो भी मैं आपको पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवा रही हूँ वो बिल्कुल प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उनसे करवाऊं। और जो भी मैंने संदर्भ ग्रंथ लिए हैं वो उनके जो प्रकाशक है और उनके जो लेखक है या संपादक है जो भी हैं वो भी प्रामाणिक तौर से सही हो। तो यहाँ पर देखिए ये पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक का नाम है मालवीय संस्कृति और साहित्य। ये जो पुस्तक है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है मालवी संस्कृति और साहित्य, डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित है। और ये जो भगवती लाल राजपुरोहित है, मालवा के क्षेत्र में देखेंगे आप पुस्तक, और इनकी पुस्तकों में जो आपको ये मालवी वाचिक परंपरा मिलेगी। तो इसी के अंतर्गत लोकगीत, संगीत, कथा, लोकनाट्य, लोक कथा, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेलियां, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पर आख्यान में देखते हैं गाथाएं। तो ये कम है, इनकी संख्याएं कम है और ये प्रमाणिक पुस्तक है। और लोक गाथाओं की संख्या इस पुस्तक में बहुत कम दी हुई है। जैसे इसमें दी हुई है, जो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। राजयोगी भरथरी, ढोला मरवण और लोक देवता यहाँ पर दिया हुआ है पाबू धर्मी। तो ये विशेष रूप से पुस्तक थी जो गाथाओं के ऊपर आधारित थे और इसमें ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुछ इन्हीं पुस्तकों का संदर्भ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और प्रामाणिक पुस्तकें हैं, और भी पुस्तकें हैं, जैसे जैसे उनका विषय आता जाएगा हम उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मालवी। मालवा, मालवा क्या है? तो मालवा क्या है? मालवा क्षेत्र है और क्षेत्र करीब करीब आपके 16 जिलों से मिलकर बना हुआ है वर्तमान में, जिसमें से आपके विशेष तौर पे इंदौर, उज्जैन, ये विशेष तौर पे आते हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मालवा का अर्थ बता देती हूँ। मालवा का क्षेत्र, मालवा की सीमा, मालवा के जिले, फिर उसके बाद हम बोलियां देखेंगे, यानी कि मालवा भाषा के जो भेद होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मालवा का लोक साहित्य भी यहाँ पर देखिए, उसके अंतर्गत मालवा। मालवा क्या है? मध्य पश्चिमी भारत का ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। ये आपका, मैंने मध्य प्रदेश का यहाँ पर मानचित्र भी रखा हुआ है, वहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक छोटा सा मानचित्र का टुकड़ा है मध्य प्रदेश का, जो हमारा कहाँ पर है। अगर आप अभी इस मानचित्र को देख रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ में, यानी कि आपके बाएं हाथ से आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के मानचित्र पर दिखेगा। कहाँ दिखेगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि अगर हम मानचित्र से देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। मेरा पूरा प्रयास है, ऐसा जैसा मैं आपको पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवा रही हूँ पूरे इंटरनेट पे, फिलहाल यूट्यूब पे मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि इस प्रकार से किसी ने मालवा को इतने विस्तार से समझाया हो। तो कहाँ हो गया ये आपका, ये देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये पश्चिम दिशा है
ये कौन सी दिशा है? पश्चिम है। तो यहाँ पर देखिए आपके, अगर हम इस तरह से इसको बांटे तो यहाँ देखिए आपके कौन कौन से जिले आ रहे हैं? नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़ का कुछ हिस्सा, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, ये जो हिस्सा है, तो ये मध्य प्रदेश का तो पश्चिमी छोर का हिस्सा हो गया, पर ये इसी से लगा हुआ आपका कौन सा प्रदेश है? राजस्थान। राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो अगर राजस्थान में आप देखेंगे तो राजस्थान के ये दक्षिणी छोर पे हमें दिखता है। राजस्थान के हमें किस छोर पे दिखता है? दक्षिणी छोर पे दिखता है। और यहीं से मैं एक चीज और आपको बता दे रही हूँ कि जो निमाड़ का क्षेत्र है वो ये वाला है। कौन सा? बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इस साइड वाला। तो इसीलिए इसको ये दक्षिणी, ये मालवा का ये दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा? निमाड़। यहाँ पर आपने मानचित्र में देख लिया कि मालवा का क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर अभी हम जिलों की बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो कहाँ है? पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। ये मैंने अभी आपको मानचित्र में दिखा दिया। उत्पत्ति और भूगोल में देखिए तो ये एक लावा का पठार है। मालवा का पठार आपने जब कभी अपने विद्यालय की, जब आपकी विद्यालय की शिक्षाएं चल रही थी तब आपने मालवा का पठार सुना होगा। मालवा का पठार, तो ये भी एक पठार है जिसका निर्माण प्राचीन ज्वालामुखी, ये सिर्फ मैं आपको एक एक प्रारूप बता रही हूँ कि आप मालवा पढ़ रहे हैं तो मालवा क्या है। मालवा यही है कि एक पठार है जिसका उद्गम कैसे हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। और इसमें क्या, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम रेगुर है। और यहाँ बहुत अच्छी खेती भी होती है। ठीक है, बहुत उपजाऊ है। प्रमुख क्षेत्र, जब आप जाएंगे अपना एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने तो आप इसी क्षेत्र में जाएंगे, मालवा के क्षेत्र में, यानी कि आप इंदौर जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल के कुछ क्षेत्र, देवास, धार, रतलाम। अभी यहाँ आप ये मत समझिए कि भोपाल में जो मालवा है वो भोपाल है, नहीं, कुछ थोड़ा सा हिस्सा रहता है। अभी हम दिखाएंगे आपको पूरे अच्छे से कि किस किस राज्य में कौन कौन सा हिस्सा है। ये एक बहुत मोटा मोटा हमने आपको अंदाजा बताया है। नदियां देखिए, चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, काली सिंध, माही यहाँ की प्रमुख नदियां। ऐतिहासिक महत्व में यहाँ पर मालवा, मौर्य, गुप्त, परमार, ये आपका क्या कब आता है? ये आपका पेपर 1 में आता है। ये प्रश्न आपके पेपर 1 में आते हैं इस टाइप के। थोड़ा सा मैंने आपको एक प्रारूप बता दिया है। विश्व जलवायु देखिए, जलवायु बहुत संतुलित है। गर्मी में अधिक गर्मी नहीं होती, ठंडी में अधिक ठंडी नहीं होती। चीनी यात्री फाहियान ने इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। संस्कृति और भोजन, खान पान में दाल वाफले और पोहा जलेबी यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। राहुल संकृत्यायन ने, अगर हम उत्पत्ति की बात करें मालवा की, तो राहुल संकृत्यायन ने मल्ल से, जो मल्ल शब्द है वहां से मालवा शब्द की उत्पत्ति मानी है। मालव शब्द क्या होता है? उपजाऊ का द्योतक होता है। मालवा में माल शब्द उस भूमि के लिए प्रयुक्त होता है जहां पर फसल बोई जाती है। यह भूमि गांव के निकट होती है। मरु के ऊट, जैसे मरु प्रदेश है, आपने सुना होगा मरु प्रदेश, तो इसके ठीक उल्टा क्या है? माल। माल, मरु, मालव, महिदेव, गवासा, ये तुलसीदास ने कहा है। अतः मालवा उपजाऊ प्रदेश का सूचक है, संभवतः इसीलिए माल से बना है। तो प्रकृति की कृपा से यह भूमि धन धान्य से समृद्ध है, इसलिए इसका नाम भी मालवा हो सकता है। ये मालवा शब्द की उत्पत्ति है। ये देखिए, ये मंदसौर, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, जो मैंने भोपाल बताया कुछ हिस्सा बस थोड़ा बहुत बताया, क्योंकि एकदम से जो सीमाएं हैं उसको आप अंचल के क्षेत्र में एकदम से नहीं काट सकते कि इतने ही जिलों में फलानी जो बुंदेल का क्षेत्र है या इतने ही जिलों में, थोड़ा थोड़ा जो उसका प्रभाव रहता है वो अन्य जिलों पर भी होता है, इसीलिए भोपाल का वहां पर नाम उल्लेखित किया गया था। अगले हम स्पेसिफिक देखेंगे विशेष तौर पर कौन कौन सी जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है, वो आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो मुख्य केंद्र रहेगा वो पूछा जाएगा, तो हम केंद्र देखेंगे। तो यहाँ पर भी एक बार फिर से है कि ये 16 जिलों में है। देवास, धार, इंदौर, मंदसौर, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन जिलों में मालवी का प्रभुत्व है। जो प्रमुख रूप से आपको देखा जाएगा तो वहां कहाँ देखा जाएगा? देवास, धार, इंदौर, मंदसौर, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, ये मालवी का प्रभुत्व वाला स्थान है। परिचय के संबंध में हम देखें तो थोड़ा सा अगर हम और देख लें कि मालवी भाषा का जो परिचय है वो देखें, तो ये मालवा क्षेत्र की भाषा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये मालवा भारत भूमि के हृदय स्थल के रूप में विख्यात है, विस्तृत है। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि पूर्व दिशा में ये जो आप पढ़ रहे हैं ये है जो प्राकृतिक विभाजन है। पूर्व दिशा में, इस दिशा में बेतवा नदी, उत्तर और पश्चिम में चंबल नदी, दक्षिण में नर्मदा नदी, के बीच में क्या है? ये आपका मालवा क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ी सी कुछ अन्य जानकारियां हैं वो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी। हम जो मेन है हमारा, हम उस पे आते हैं। हमने आपको बता दिया कि किस किस जिले में ये बोली जाती है। ठीक है, तो उज्जैन संभाग के अंदर जो आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर है जिले, और इंदौर संभाग में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, हरदा, इंदौर जिलों, और भोपाल संभाग के जो सीहोर, राजगढ़,
रायसेन और विदिशा जिलों में, कुछ ग्वालियर का संभाग भी दिया हुआ है, जैसे गुना के जिले राजस्थान के, तो राजस्थान का तो हम छोड़ देते हैं, राजस्थान में हमको विशेष तौर पे नहीं देखना है। जो मालवा की सहोदरा है निमाड़ी भाषा, निमाड़ी भाषा को भी हम छोड़ देंगे, जब हमारा अगला जो विषय शीर्षक आएगा निमाड़ी का उसमें देखेंगे। फिर भी बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर में इसका प्रयोग होता है, किसका, निमाड़ी का। चूंकि मालवा पढ़ते हैं तो निमाड़ी का जो प्रसंग है वो हमें आ ही जाएगा, चाहे वो आप लोक साहित्य की दृष्टि से देखेंगे चाहे क्षेत्र की दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम क्षेत्र विशेष की बात करते हैं तो मालवा क्षेत्र के जल, पर्यावरण और सदैव सुकाल की अवस्था पर संत कवि सुंदरदास जी लिखते हैं। ये आपका 2024 के 24 की जो परीक्षा हुई थी उसमें यह पूछा गया था आपसे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ये पढ़ रही हूँ और आपको बता रही हूँ। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर कि मालवा की समृद्धि और सुख से भरपूर क्षेत्र माना जाता है। देश मालवा गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। ये किसने कहा है, ये आपका कहा है संत कबीर ने। ठीक है, संत कबीर की उक्ति है, इसलिए कुछ उक्तियां हमें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि ये तो ना ही आपके आप सुंदरदास की पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं पड़ेगा मिलेगा, लेकिन जब जब आप मालवा के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कवि सुंदरदास का नाम यहाँ पर विशेष तौर पे दिखेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी यहाँ पर क्या की है, यहाँ पर उसकी विशेषता बताई है। ठीक है, अब हम क्षेत्र देख चुके हैं, अब हम देखते हैं थोड़ी मालवी भाषा की उपबोलियों का परिचय देखते हैं। तो देखिए, मालवी भाषा की उपबोलियों का परिचय ये जो हम अभी पढ़ेंगे ये हम 2026 के संदर्भ में पढ़ेंगे। पर चूंकि मालवा पे और मालवी भाषा पे काम बहुत पहले से शुरू हुआ था, तो कुछ हम जैसे ग्रियर्सन हो गए हमारे, ठीक है, जो आचार्य विद्वान है ग्रियर्सन, और जो हमारे जिन्होंने मालवी साहित्य में बहुत ज्यादा कार्य किया है, डॉक्टर श्याम परमार, और ऐसे ही श्याम परमार और ऐसे ही अन्य जो विद्वान है, कुछ उनके भी वर्गीकरण हम एक बार देख लेंगे। चूंकि हम इतिहास को बिल्कुल एकदम से नकार नहीं सकते, थोड़ी सी चीजें अब बदल चुकी हैं, परिवर्तन हो गया है, लेकिन हम एक बार उनको जरूर देखेंगे। तो मूल रूप से क्या है, ये 6 विभाजन है, केंद्रीय या आदर्श मालवी, रजवाड़ी, उमठवाड़ी, सौंधवाड़ी, दशोरी या दशीपुरी और भीली। अब हम ये देखेंगे किन किन जिलों में बोली जाती है, विशेष तौर पर किन किन जिलों में बोली जाती है और इनमें क्या विशेषता है, ये हम देखेंगे। बस साथ ही साथ हम विभाजन देखेंगे, साथ ही साथ हम विभाजन किसका देखेंगे, जो पूर्व में हुआ था। पहले हम पूर्व का देख लें, फिर हम इनको आराम से देखते हैं। तो चूंकि मैंने आप इसके जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर शब्द दिख रहे हैं, इसको देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये शब्द काफी पुराने हैं, यानी कि पुरानी पुस्तकों से लिया गया है। चूंकि मैंने ये जो आपको जो संदर्भ बताए थे उन्हीं संदर्भ ग्रंथों में से मैंने इसको वहां पर लिया, वो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है मैंने यहाँ पर उतार लिया है। तो मध्य भारत की बोलियां थी, तो उसमें थी ब्रज से प्रभावित, बुंदेलखंड क्षेत्र की, मालवा उज्जैन यानी दक्षिणी क्षेत्र की, और आदिवासी बोलियां थी। तो ये तो यहाँ पर हमको अभी नहीं देखना है, बुंदेलखंड भी हमको नहीं देखना है और ब्रज से भी नहीं देखना है, तो हम ये भी इसको अभी हम इसको नहीं देखेंगे। मालवा के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर उत्तरी मालवी, दक्षिणी मालवी, पूर्वी मालवी और पश्चिमी मालवी। चूंकि जब हम मालवा भी पढ़ेंगे, जब हम जैसे मैंने आपको मानचित्र में बताया, तो जब हम मालवा ही पढ़ेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, और उसमें भी हम देखेंगे उत्तर की कौन सी है, दक्षिण की कौन सी है, पूर्व की कौन सी है और पश्चिम की कौन सी है। तो यहाँ पर उत्तरी मालवी में सौंधवाड़ी, मंदसौरी, डगेसरी या डूंगरी, ठीक है, और रतलामी आएगी। दक्षिणी में निमाड़ी आएगी, इसको हम छोड़ देते हैं। पूर्वी में आएगी उमठवाड़ी और पश्चिमी में आएगी बांगड़ी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पुस्तक पुरानी है, तो ये प्रश्न आया था ना, दक्षिणी राजस्थानी वाला ग्रियर्सन ने किसको कहा, ग्रियर्सन ने कहा था, ये वहीं से आया हुआ है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, कुछ चीजें आप स्वयं से ये क्या कर लीजिए, इसको अद्यतन कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, पर हम इसको जरूर देखेंगे। तो ये विभाजन था। फिर थोड़ा सा और इसमें इसमें चीजें जोड़ी गई कि अब यहाँ पर विभाजन हुआ, आदर्श मालवी का विभाजन हुआ, जिसमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, इसमें ये थी। अब हम इनको थोड़ा सा और यहाँ पर इसलिए मैंने इसको जोड़ा हुआ है कि ये डंगेसरी, ढंडेरी, कुंडली, कुंडली भी अगर आ जाएगी तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने ये नया शब्द था, पुस्तक में लिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है कि अगर कुंडली से भी कोई प्रश्न आ जाता तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब क्षेत्र देखिए, जो भाषा का नाम है, क्षेत्र है, प्रभाव है। तो उज्जैनी नाम है, कहाँ है, उज्जैन मंडल या संभाग मान सकते हैं, यहाँ इसका प्रभाव क्या है, आदर्श में। तो अगर जो केंद्र आएगा मालवी का, तो मालवी का केंद्र क्या है, उज्जैन है। फिर आगे देखिए, रतलाम, जावरा, मंदसौर,
कोटा के समीप, कोटा कहाँ आ गया आपका, राजस्थान में, डांग प्रदेश एवं कोटा रियासत में, राजस्थानी और मालवी। फिर दक्षिणी में देखिए नर्मदा उपत्यका का मध्य उत्तर प्रदेश, निमाड़ी, इसको आप छोड़ दीजिए। पूर्वी मालवी में देखिए, पुराना पुराना संदर्भ है, फिर भी मैं एक बार आपको बस दिखा रही हूँ। यहाँ क्या है, बुंदेलखंडी का प्रभाव है, ये प्रभाव बता रहा है यहाँ पर कि दक्षिणी मालवी पे निमाड़ी का प्रभाव है, पूर्वी मालवी पे बुंदेलखंडी का प्रभाव है, उत्तरी मालवी पे थोड़ा सा राजस्थानी का प्रभाव है, और पश्चिमी जो मालवी है वहां पर गुजराती का प्रभाव है। पर जो केंद्र है, वो केंद्र क्या है हमारा, उज्जैन है। अब ग्रियर्सन ने जो उपभेद किए हैं वो भी हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, अहीरी, अहीर, यहाँ पर बस आप एक बार देख लीजिए, भोयरी, ये शब्द देख लीजिए, ये शब्द हो सकता है आपको कहीं पर मालवा के संदर्भ में आपको यहाँ पर देखने मिल जाए। ढोलेवाड़ी, ठीक है, और रागड़ी या रायगढ़ी, डगसरी या डांगी, कथियाई, किरसानी, होशंगाबादी मालवी, मिलीजुली मालवी, निमाड़ी, पटवी, ये पटवी, डांगी, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सोंदवाड़ी तो हम पढ़ेंगे, उज्जैनी पढ़ेंगे, गुजरी, ठीक है। और गुजरी कैसे, एक बार गुजरी का प्रश्न नेट में शायद आया हुआ था, नहीं 2022 के पेपर में आया था, कच्ची हिंदी गुजरी, इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका भी आप देख लीजिएगा। नागरी, मेवाती, प्रभाव बताया है कहाँ कहाँ मालवा का जो क्षेत्र दूसरी सीमा से जुड़ा हुआ, तो उनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर हो गया है। एक और हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसी के संदर्भ में, ये जो व्यक्तित्व हैं, यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जितने भी व्यक्तित्व हैं यहाँ पर, बसंती लाल बम, हरीश निगम, मनोरमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये मालवा साहित्य लेखन के आधार कहे जाते हैं। किस लिए? क्योंकि इन्होंने लोकगीत, कथा गीत, प्रबंध गीत, लोकोक्तियां, लोक कथाएं और संकलन के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। लेकिन तो इसलिए आपको इनका नाम मालवा के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और चूंकि ये प्रमाणिक पुस्तक से लिया गया है तो और नहीं है भूलना है आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं जातियां, मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी हम पढ़ते हैं जो हमारा मालवे के उपभेद है उनको हम देखेंगे। एक आप ये भी देख लीजिए, रतलाम के क्षेत्र की रतलामी, जाति के अनुसार उमठवाड़ की उमठवाड़ी, काठल की मंदसौरी, सौंधवाड़ी की सौंधवाड़ी, मेवातों की मेवाती, जो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, भौयरों की भोयरी, पटवों की पटवी, राजपूतों की रागड़ी या रायगढ़ी। ठीक है, ये प्रमुख थे। कौन सी? रतलामी, उमठवाड़ी, सौंधवाड़ी, मंदसौरी, मंदसौरी, भोयरी, पटवी, रांगड़ी या रायगढ़ी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अपने कहाँ पर, जो हमने विभाजन किया था, 6 विभाजन किया था, उस पे हम चलते हैं। उस पे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि केंद्रीय या आदर्श मालवी का क्षेत्र कौन कौन सा है। चलिए, ये है आपका केंद्रीय। आदर्श मालवी का जो शुद्ध मालवी बोली जाती है वो कहाँ पर बोली जाती है, आपकी बोली जाती है उज्जैन में। हम बहुत छोटे छोटे तथ्य देखेंगे यहाँ पर, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। केंद्रीय मालवी का जो केंद्र है वो कौन है, उज्जैन जिला है, और इंदौर, इंदौर और उज्जैन मिला मिला है यहाँ पर। और ये मध्यवर्ती या केंद्रीय क्षेत्र कहे जाएंगे। केंद्रीय मालवी को मानक मालवी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सौंधवाड़ी दूसरा हमारा विभाजन में आता है, और सौंधवाड़ी बोली और संस्कृति अपने में विशिष्ट पहचान रखती है। प्रहलाद चंद्र जोशी ने इस भाषा, ये जो उपभेद किए हैं, इससे बहुत ज्यादा कार्य किया हुआ है। और सौंधवाड़ी साहित्य, अगर आपसे आ जाता है, प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न एक पुस्तक का नाम आ जाता है, और पुस्तक का नाम है सौंधवाड़ी साहित्य, संस्कृति और व्याकरण, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस उपभेद पर जो प्रहलाद चंद्र जोशी हैं, इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है। चूंकि ये आपकी मालवा क्षेत्र से संबंधित भी है, इसलिए इस पुस्तक का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और क्या विशेष हो सकता है इसमें। सोंधिया राजपूतों की बहुलता के क्षेत्र के कारण इसका सोंधवाड़ी नाम पड़ा। विस्तार उज्जैन शाजापुर जिले के उत्तरी भाग में, मंदसौर, आलोट, रतलाम से लेकर ये राजस्थान के कुछ हिस्से तक भी फैला हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सोंधवाड़ा अंचल मध्य प्रदेश के 5 जिले, जिसमें शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर ये आते हैं। सौंधिया या सौड़िया शब्द की व्युत्पत्ति संध्या से हुई है। संध्या, जिसका हम एक अर्थ लिख सकते हैं संधि या मिश्रण। अब अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा विभाजन है तीसरा, वो है रजवाड़ी।
इसके पहले आप ये देख लीजिए कि सोंधवाड़ अंचल अनेक लोकाख्यान, गाथा और गीतों को अपनी वाचिक परंपरा में संजोए हुए है। लोक साहित्य में देखिए राजा नल, चंदड़ा कुंवर, सती गोरा माता, ग्यारस माता, ढोला मरवण, ढोला की हीड़, नागजी दूलजी, ये जो कथाएं हैं, कलस्या के वीर, अमर जी और अबर जी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोक कथाओं में गीत और विविध रंगी जो भजन वगैरह हैं, पारसियां यानी पहेली, वो सब यहाँ पर हमको मिलता है। तो सोंधवाड़ी हमारे लिए इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला रजवाड़ी देखिए, इसको रजवाड़ी या रांगड़ी भी कहते हैं, ठीक है। रायगढ़ी भी आप इसको कह सकते हैं, तीन नाम होगा इसके आपके लिए। रायगढ़ी, तो बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, रजवाड़ी, रांगड़ी और रायगढ़ी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका ये कि ये रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में बोली जाती है। विशेष रूप से कहाँ बोली जाती है? रतलाम में, केवल आलोट जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके पूरे रतलाम में बोली जाती है। तो इसका केंद्र क्या हुआ? रतलाम हुआ। क्या हुआ केंद्र? रतलाम। किसका? रागड़ी का या रायगढ़ी का। जो चिंतामणि उपाध्याय हैं वो कहते हैं कि मंदसौर और झाबुआ जिले का जो शहरी भाग है वो रजवाड़ी या रांगड़ी का क्षेत्र है। आगे दशोरी या दशपुरी। दशोरी दशपुरी क्या है? मंदसौर का प्राचीन नाम है, इसलिए मंदसौर और नीमच जिले के जो मालवी की उपबोली है उसको दशोरी या दशपुरी कहा जाता है। अब ये बहुत ज्यादा इसमें दिया हुआ है, वो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है हम केवल उनको बस पढ़ें। अगला देखते हैं हमारा विभाजन की दृष्टि से भीली। क्या देखेंगे हम? भीली। हमने क्या देखा? उमठवाड़ी हमारा भी रह गया। उमठवाड़ी देखते हैं। तो उमठवाड़ी क्या है? जो मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला है वो उमठवाड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक बार फिर से मैप में लेकर चलती हूँ आपको मैं, यहाँ दिखाती हूँ। ये है आपका मध्य प्रदेश का मानचित्र, उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। तो अभी हमने रांगड़ी की बात की, तो रांगड़ी का हिस्सा कहाँ पर है? अगर हम यहाँ, ये केंद्र है, केंद्र से अगर हम इसको देखें तो ये आपका कहाँ पर आएगा? रायगढ़ी यहाँ पर आएगा, राजगढ़ के हिस्से में आएगा। मंदसौरी, दशोरी या दशपुरी आपका कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। आदर्श मालवी आपका कहाँ आएगा? इस हिस्से में आएगा। रतलाम या झाबुआ में आपका क्या आएगा? रतलाम झाबुआ में अगर आप देखेंगे, मानचित्र में देखेंगे, तो करीब करीब आपको ये जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ पूरे हिस्से में भीली जो भाषा है, भेद है भाषा का, उसमें आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उत्तर दक्षिण में देख सकते हैं, अगर यहाँ से आपको पूछे तो केंद्र में क्या है? मालवी, राजगढ़ में उमठवाड़ी, मंदसौर में दशोरी, रतलाम में मुख्य में रागड़ी, सोंधिया ये आपके राजस्थान का कुछ कुछ जिले हुए लिए है, और भीली आपका ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि मिला हुआ क्षेत्र है जो आपका, वो आएगा आपका भीली के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये हमारे 4-6 उपभेद हो गए, किसके? मालवा, मालवी जो मालवी भाषा है उसके उपभेद यहाँ पर हो गए हैं। अब हम अगला देखते हैं, अगला जो हमारा विषय है वो क्या है? हमने देखा क्षेत्र, सीमा, जिले। अब हम देखते हैं जो लोक साहित्य है। लोक साहित्य में हम क्या देखेंगे? लोक साहित्य में हम देखते हैं कि जो हमारे लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं, और जो हमारी वाद्य हैं, नाट्य हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो लोकगीत में अगर आप देखेंगे तो मालवीय जो गीत हैं, बहुत सारे भेद हैं इसमें। जैसे कुछ विवाह के पहले गीत गाए जाते हैं, सात अगर नहीं जापा पिपलिया, पगलिया जलमा, सूरज चूड़ा गणपति, ये सब क्या है? गीत हैं। इसमें कई देवी देवता के गीत हैं और कोई अवसरों पे गाए जाने वाले गीत हैं। जो हमने एक पुस्तक से संदर्भ लिया हुआ है उसमें संस्कार विषय गीत थे, जिसमें से सोहर, तो जो हमें करीब अनेक क्षेत्र में मिलते हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम उतना नहीं देखेंगे, लेकिन जो विशेष विशेष है, जो केवल उस क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे चरुआ के गीत, साध के गीत, करौंधनी या कंदौरा बांधने के गीत, और यहाँ पर देखेंगे हम आगे अगरनी, धनबऊ, ठीक है। यहाँ पर है अगरनी, एक धनबऊ मिलेगा, एक बालाबऊ मिलेगा, एक बरनी या ढाक के गीत मिलेंगे, ठीक है। महावारी, नौरता या नवरात्र के गीत मिलेंगे, और यहाँ पर सांझी फूली ये मिलेगा आपको, और अभी आएगा गणगौर के गीत मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो प्रमुख प्रमुख है हम केवल उनको देखेंगे। लोकगीत में और देखिए चंद्रावल, ढोला मारूरा, कारस देव के गीत, और यहाँ पर आप देखिए हीड़ गायन, गुजरों के गीत, और इसमें पापू जी के गीत,
ओखा जी, तेजा जी, गोरा जी, भैरू जी, ये आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने मिलेंगे। अभी हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे और हम आपको विभाजन दिखा दें। जन्म संस्कार के गीत में ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, फिर भी आपको क्या देखना है, जन्म के उपरांत क्या होते हैं, अगरनी और धनबहू के गीत होते हैं, सूरज पूजा के, जलमा के, ये प्रमुख है, गोदड़ी, बांदरो, कांगलो, लापसी, ये। फिर यहाँ पर आप देखिए कि जन्म के पूर्व गीत में भेरू जी, ये सिर्फ आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देवी के गीत, बधावा गीत, जच्चा गीत, छठी गीत, क्योंकि ये पुस्तक में दिए हुए थे। एक और जो प्रमुख है वो है पगल्या। पगल्या से आप पग पग से आप इसको आप संबंध इसमें बैठा सकते हैं। चौपड़ के गीत, परेवा, घुघरी, साजन के गीत में गणेश, शीतला, पांच लाहू, जवारा, साल, सुपड़ा, चौक, पांच सुहागड़, कोल्या। कोल्या प्रमुख है, कोल्या, ये पूछा जा सकता है, कोल्या। कोल्या के अलावा देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा बालकों के गीत, ये भी बहुत थोड़ा सा भिन्न है अन्य क्षेत्र से। जो एक जैसे होंगे मैं आपको बताऊंगी ही नहीं, जैसे सोहर गीत ये सब नहीं बताऊंगी, थोड़े अलग अलग होंगे। यहाँ पर देखिए झूलो ठीक है, इलायची को डाबो, ये जो आकुल्या माकुल्या है ये प्रमुख है। हलो या हालरा के गीत ये प्रमुख है, ये बच्चों के गीत हैं। अटकन मटकन, आकुच कुकच, चाऊ म्याऊ, ये प्रमुख है, इसलिए इनको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। छलो बोलो, ये डेडक माता, ये भी ये प्रमुख है, ये यहाँ पर बालकों के गीत हैं। सांझा, सांझी या संझा, घड़ल्या, सो घड़ूलिया या गड़बड़िया भी बोला जाता है, अबल्या छबल्या, फूल पाती, लीम, डेडक माता, मोरिया, गोगो, तो ये छोड़ दीजिए। पर ये फूल पाती, डेडक, अबल्या छबल्या, घड़ल्या, सांझी, छल्लो और डेडक माता, ये थोड़े से इस क्षेत्र विशेष के विशेष लोकगीत हैं। फिर इसी में आ जाता है संत साहित्य, इसके अंतर्गत आपको पंथी गायन और भजनी गायन दिखता है। तो भजनी गायन में सगुण गायन होता है और पंथी गायन में निर्गुण गायन होता है। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ के गीत जो है और भी बहुत सारे हैं, पर आप ये थोड़े से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है राग हलूर के गीत और रामदेव जी के गीत, झवरिया, कुंकड़ा, ढोलियो, समदेले गीत, जापे गीत, ये यहाँ पर विशेष तौर से गाए जाते हैं। इनका संग्रह किया है चिंतामणि उपाध्याय ने, बसंती लाल बम्ब ने, हरीश निगम जो मैंने पहले भी आपको बताया, मनोरम उपाध्याय, अनूप सूर्यनारायण व्यास, चंद्रशेखर दुबे, श्याम परमार। इनका नाम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई प्रश्न आता है तो हमको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। आप देखिए लोक कथाएं में देखिए, लोक कथाओं को भी मैंने बहुत विस्तार से दिया है कि श्याम परमार ने मालवी लोक साहित्य, उनकी पुस्तक का नाम है, 6 वर्गों में बांटा है। और जोशी जी ने क्या है, अपने जो उनका शोध प्रबंध है मालवी लोक कथाएं, उनमें 10 वर्गों में विभाजित किया है। प्रहलाद चंद्र जोशी ने अपनी जो मालवी लोक कथाएं हैं उसमें 191 लोक कथाओं का, अब मान लीजिए 191 कथाएं हैं और जो प्रहलाद चंद्र जोशी हैं ये मानक लेखक हैं, तो आप 191 तो नहीं याद कर सकते, लेकिन एक प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र का होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कौन से हैं। यहाँ पर देखिए मैंने शामिल किया हुआ है कुछ, जैसे फूल ढोला, सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, कनक मंजरी, राजा चित्र मुकुट की कथा, माधव नलकाम कंदला, 4 दरवेश, चित्रावली, माधव विनोद, प्रेम पयोनिधि, तो ये सब तो बहुत वैसे नहीं। सेंटा का ढोला, चंदन मलयगिरी की कथा, रसरत्न, मनोहर कहानियां, शुक बहत्तरी, मृगावती, मकर ध्वज की कथा, शुक रंभा संवाद। धर्म में देखिए, धार्मिक कथा में तो जैसे सत्यनारायण की कथा, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो जो विशेष विशेष है वो हम देख लेते हैं, जैसे पलनामी चरित्र, रोहिणी व्रत कथा, और आपकी रू माडूगद की कथा, विष्णु कुमार की कथा, हरदौल चरित्र, हरदौल ख्याल, पन्ना वीर मदे की बात। व्याख्यान में देखिए, मतलब कि वीर गाथाओं में देखिए, खान खास का कथा, पृथ्वीराज रासो, पद्मावती, कृष्णदत्त। एक दो चार मैंने और बताई थी जब मैंने आपको कहा प्रथम उसमें दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। गाथाओं के संदर्भ में राजा भरथरी, ढोला मरवण और लोक देवता बाबू धरणी, ये आपका किस में आ जाएगा, गाथाओं के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर जो गाथाओं का क्रम दिया हुआ है उसके अंतर्गत आ जाएगा। संत कथा में ये बहुत प्रमुख नहीं है। तो ये गाथाएं और लोक कथाएं मैंने दोनों आपको एक साथ यहाँ पर बता दी। मैं अभी इसका जो अभी और सटीक तरीके से एक पीडीएफ बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, चूंकि अभी पढ़ाने की दृष्टि से है, तो जो संदर्भ लेने पड़ रहे हैं वो बहुत सी पुस्तकों से लेने पड़ रहे हैं। और भी दिए हैं इस पुस्तक में, बारिया, दड़ा पटेल, मूर्खपति, ये कथाएं हैं। ये क्या है, कथाएं हैं। मैंने गाथाएं और कथाएं आपको एक ही साथ बताई हुई हैं। गाथाएं कम है और कथाएं बहुत ज्यादा है। सोनाबाई और चतुर श्याम और मूर्ख शेर, कुंवर काछला, नाग महाराज की अंगूठी, निपुत्रिया की बहू, गोंगलो मोंगलो, चिका चिकी, राई का भरतार दमोद, वीर बीर सिल्ला, वीरणबाई, ठीक है, भट भटियानी, नट नटनी, बांद्रा की वार्ता, भल कूद्या, सियार कोन्याओ, थमा काकी, नागजी, कुकड़ी माकड़ी, ये भी प्रमुख है। और इस प्रकार से यहाँ पर दी थी इस पुस्तक में, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने उपस्थित कर दी। पुराण काल में देखिए, एक आपसे पूछा गया था 2024 में उदयन की कथा, ठीक है, उसका मैंने संदर्भ आपको दिखा दिया है। ये भी मालवा की कथा में है, जो पिछली पुस्तक थी जिससे हम वो देख रहे थे आपका
मालवी की उपभाषा उसी पुस्तक में दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया था जब मैं आपको कल संदर्भों की बात बता रही थी। अब लोक नाट्य में देखिए, लोक नाट्य आपके कौन कौन से हैं। माच महत्वपूर्ण, सारंगी, ढोलक, हारमोनियम, जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है, ढोलक। क्या होता है, ढोलक। माच के बारे में बहुत थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि माच से काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेपर 2 में ना सही, पेपर 1 में तो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सटक, टूटियां, गरबी, गरबा, ढारा ढारी, कान गोवलिया, तुर्रा कलंगी। तो तुर्रा कलंगी, माच ये और रामदंगल, ये थोड़े से 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है, 3 महत्वपूर्ण है। तो माच को और तुर्रा कलंगी को, रामदंगल को, इनके क्या है, इनके समूह भी हैं और इनके प्रवर्तक भी हैं, तो इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा सही। और इनमें क्या हुआ है, चूंकि ये मालवा के विशेष है, तो इनमें कुछ कलाकारों को पद्म विभूषण भी मिला है, बड़े बड़े सम्मान भी मिले हैं, तो हमको उनके बारे में थोड़ा सा देखना जरूरी हो जाएगा। माच के कलाकार में देखिए महत्वपूर्ण रूप से बाल मुकुंद गुरु का नाम आता है, और सिद्धेश्वर सेन का आता है, ये भी पद्मश्री से सम्मानित है सिद्धेश्वर सेन। ठीक है, तो कुछ कुछ ये सिद्धेश्वर सेन का नाम आता है, ये भी प्रमुख रूप से क्या है, प्रमुख है। ये है मालवा का लोकगीत, इसमें प्रमुख प्रमुख हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। चूंकि है बहुत सारे किसी भी क्षेत्र के, अगर हम लोकगीत, तो वो उनकी संख्या गिनती में नहीं होती है कि 2 4 10 20 ऐसे होते हैं, वो अनेक होते हैं, पर उसमें से हमें छांटना होता है कि प्रमुख प्रमुख कौन से हैं। इसलिए आप इसमें से अपने स्वयं के विवेक से छाट सकते हैं। जैसे कि सोहर के गीत, तो सोहर के गीत हमें प्रत्येक क्षेत्र में मिलेंगे, इसलिए जो विशेष विशेष है उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। करौंधनी, और यहाँ पर आप देखेंगे दुरागमन, दिरागमन, ठीक है, और अगरनी, बाला बहू या धन बहू, यहाँ मैं लिख देती हूँ, धन बहू के गीत, धन बहू के गीत, या बाला बहू के गीत, ये भी आपका जच्चा बच्चा से संबंधित रहता है। यहाँ पर देखिए सांझी अभी और आगे मिलेगा, तो जो मुख्य मुख्य है मैं उस पर क्या कर देती हूँ, आपको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ताकि आप वहां पर देख देख सके। वहां पर बाबू के गीत, यहाँ पर देखिए अलग, हीड़ गायन, हीड़ गायन अभी मैं आपको और दिखाऊंगी। बापू जी के गीत, तेजा जी के गीत, भैरू जी के गीत, ये यहाँ पर प्रमुख हैं। फिर कहावत है, ये सब आप छोड़ दीजिए। भजन और पंथी गायन तो अभी हम आगे देखेंगे। जन्म संस्कार के गीत में यहाँ देखिए, परवाजी या परमाजी, बड़ी या जीजा जी, अगरणी और धनबहू जो मैं आपको बता रही थी, सूरज पूजा के गीत, जलमा के गीत। कुछ गीत यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको निमाड़ में भी मिलते हैं। चूंकि जो मैं आपको संख्याएं बता रही हूँ, करीब करीब मैं आपको 100 के आसपास की संख्याएं बता रही हूँ। अन्य कहीं पर आप देखेंगे, जैसे मेरे पास एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने छोटे स्तर पर दिया हुआ है, यहाँ पर केवल 2 लाइन में दिया हुआ है, तो मैं 2 लाइन में आपको बता सकती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर भरथरी गायन, निर्गुड़ी भजन, संजा गीत, यहाँ पर हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, होली पर फाग, दिवाली दिवाली पर दिवाली, जन्माष्टमी पर लाल कृष्ण गीत, नवरात्रि में देवी गीत, और रेला या रेलो गीत इसको कहते हैं। ये इतने मुख्य मुख्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो हमें पूछा जाता है वो बहुत विस्तार में एक शोध की दृष्टि से पूछा जाता है, इसलिए ये सब आप एक बार, पगलिया हो गया, चौपड़ हो गया, लिपनिया पोतनिया हो गया, परेवा, घुघरी, पालना, पिलिया, केवल आप एक एक बार इनको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जवारा, साल सुपड़ा, कोल्या, कोल्या कई बार पूछा गया है, और जनजाति के क्षेत्र में भी कोल्या पूछा गया है। क्योंकि अगर हम जनजाति के क्षेत्र से भी देखें तो कोल्या महत्वपूर्ण है। हलो या हालरो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आकुल्या, माकुल्या, अटकन, चटकन, बाबो। अब ये कहीं कहीं पर आपको खेल के रूप में भी पूछ सकता है और गीत के रूप में भी पूछ सकता है, तो इसमें आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। चलो बोलो, ये ऋतु गीत में डेटक माता, जैसे आपको अभी पूछा गया था, किसके संदर्भ, बुंदेलखंड के संदर्भ पूछा गया था, नौरता कौन सा है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ऋतु गीत डेटक माता पूछ ले। ठीक है, और फिर संजी या संझा, घड़लिया बडलिया, अबल्या छबल्या, फूल पाती, लोम डिडक, माता मोरियो, घत्योद, हिरणी। आगे देखते हैं, संत साहित्य में पंथी और भजनी, एक पंथी निर्गुण से संबंधित है, भजनी संगुण से। और जो प्रमुख प्रमुख है, भरथरी, संजा, हीड़, बरसाती वार्ता, रेलो गीत, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और भी जो महत्वपूर्ण थे मैंने यहाँ, जैसे साध के गीत, कुंकड़ा, ढोलियो, कोल्या, जच्चा, बीरो, बीरो यानी भाई से संबंधित, भैरू जी के गीत, रामदेव जी के गीत, राग हलूर के गीत, इस तरह से यहाँ पर मैंने संकलन कर दिया है। लोक कथाएं मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसमें मुख्य क्या है, इसमें यह है कि श्याम परमार ने 6 वर्गों में बांटा है, प्रहलाद चंद्र जोशी ने 10 वर्गों में बांटा है। ये जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये मुख्य लोग थे जिन्होंने लोक कथाओं पे कार्य किया था, इसलिए। ठीक है, और जो कथाएं हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है पहले। अब मैं एक छोटे से तरीके से आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। अब लोक गाथा देख लेते हैं हम। मालवी में जो प्रमुख लोक गाथाएं हैं प्रहलाद चंद्र जोशी के अनुसार, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक है आपकी नाग जी, दूल जी, दूल जी। फिर है राजा नल। फिर है आपकी ढोला मारवण या मरवण, ग्यारस मेहता, हीड़, चंदना कुंवर और तेजा धौलिया। जो आपको उदयन की कथा पूछी गई थी, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये जो पुस्तक है मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी वाली,
कौन सी पुस्तक है? मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी वाली वो पुस्तक बहुत अच्छी है, उससे कई प्रश्न आए हुए हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो उससे उसी से प्रश्न, कई प्रश्नों का हमें संदर्भ नहीं मिलता कि वो कहाँ से, लेकिन वो पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगती है, उससे बहुत से प्रश्न आते हैं। और जो आपसे एक और प्रश्न पूछा गया था कि जो चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसको कहा था, ये भी उस पुस्तक में दिया हुआ था। जब हम बाल कवि बैरागी को पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पर बताऊंगी, तो वो पुस्तक बहुत अच्छी है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे? लोक नाट्य पे थे। तो माच में जो प्रमुख होता है वो ढोलक होता है, सारंगी हारमोनियम उसके साथ में होते हैं, टूटिया से गाना, गरबी गरबा, और ढारा ढारी, कानकोवल्य, तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी आपको ये निमाड़ में भी मिलेगा, पर मुख्य रूप से अगर मालवा का आप देखेंगे तो आपको माछ ही मिलेगा। माच के कलाकारों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि जो माच के शब्द की उत्पत्ति हुई है वो मंच से हुई है। ये 250 से 200 वर्ष पुरानी है, और इसमें जो काव्य पंक्तियां हैं उनको रंगत कहा जाता है। वाद्य यंत्र ढोलक बता चुकी हूँ मैं आपको। पौराणिक कथा जैसे राजा भरथरी, गोपीचंद, ऐसी ऐतिहासिक जो वीर गाथाएं होती है या फिर सामाजिक वर्तमान में जो मुद्दे होते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। गोपाल जी गुरु इसके क्या थे? प्रवर्तक थे, इस जनक कह सकते हैं आपको। और जो प्रमुख नाम है उस्ताद कालूराम बालमुकुंद, ठीक है, इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और जो सिद्धेश्वर सेन है, और इनकी एक पुत्री है कृष्णा वर्मा, अभी आप शायद उनका नाम यहाँ पर जो मेरे पास एक परिशिष्ट है आप उस पर देखेंगे, उनकी पुत्री वो भी इस क्षेत्र में काम करती हैं। तो ये सिद्धेश्वर सेन जो थे बहुत ही प्रभावशाली लेखक और निर्देशक थे, ये पद्मश्री से सम्मानित भी थे, सिद्धेश्वर सेन और शिखर सम्मान से। और जो पंडित ओम प्रकाश शर्मा है ये भी सम्मानित है पद्मश्री से, ठीक है, और अन्य सम्मानों से सम्मानित है। और इनका जो समूह होता है उनको अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये कुछ विशेष विशेष नाम है। और यहाँ पर जो आपको शेरमाल खां दिख रहा है, ये जैसे आपने विदूषक देखा होगा नाटकों में, वैसे एक उपाधि होती है शेरमाल खान की। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के नाम मैंने यहाँ पर, जैसे बालमुकुंद गुरु, ओकार, सोमेश्वर, जमुना लाल भावसार, ठीक है, ताराचंद माली, इन लोगों के नाम मैंने, कुछ लोगों के नाम, घासीराम शास्त्री, ठीक है, और इसमें विवाम जी, इनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। राधा किशन गुरु, इनका तो जो अखाड़ा है वो चलता है। ठीक है, और रामलाल कुमार, कुछ कुछ आप जितने आपको याद हो सके आप विशेष विशेष याद कर लीजिएगा। चूंकि लोक नृत्य नहीं दिया था पर लोक साहित्य के अंतर्गत हमने इसको भी रख लिया, तो इसमें आड़ा खड़ा, मटकी, डंडा, रजवाड़ी, भगोरिया, ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं मालवा के। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रकीर्ण साहित्य में, प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे, पहेलियां आती हैं। पहेलियों को पहेलिका कहा जाता है, और जो कहावत है उनको केवात कहा जाता है। अगर आपको इनकी लोकोक्तियां, क्योंकि इतनी सारी हैं आपको याद नहीं होंगी, बस आप कैसे समझेंगे, इनके जो मालवा की, निमाड़ की जो भाषा होती है उसको पकड़ के आप देख सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो अर्थ क्या होगा और ये किस क्षेत्र की होंगी। तो यहाँ से हमने प्रकीर्ण साहित्य देखा। कवि और उनकी रचनाओं में यहाँ पर देखिए ये प्रमुख है, और इनको हमको बहुत विशेष में देखना। 3 भागों में है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में है। और अगर हम देखते हैं आदिकाल में, तो यहाँ पर हमें मुनि देवसेन, स्वयंभू, धनपाल, इनके ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा हमें मालवा का जो अंश है वो दिखता है। और आगे अगर हम चलते हैं कहाँ पर, मध्यकाल में, तो मध्यकाल में हमें नाथपंथियों में, निर्गुण भक्तियों में, पीपा जी में, और सगुण भक्ति काव्यधारा में चंद्र सखी, चंद्र सखी का नाम आपने विकल्प में देखा होगा, तो वहां हमको दिखता है। एक और विशेष नाम है पद्म विभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास का। चूंकि इनको विशेष उपाधि सम्मानित किया गया है, तो हमें ये इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो अभी तो मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, और केवल जो हमारे आठ आठ जो रचनाकार है उनके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, और बाकी के सिर्फ हम नाम देखेंगे कि हाँ ये मालवी के रचनाकार हैं। जिसमें से पन्नालाल शर्मा नायाब, अब हम उसी पुस्तक से देखेंगे। यहाँ तो अभी लिखा, तो मैं आपको बता, आनंद राव दुबे, पूनम चंद सोनी, गिरवर भंवर, नरेंद्र सिंह तोमर, हरीश निगम, मदन मोहन व्यास, 2-3 बार आप बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये विशेष रूप से लोगों के नाम है। मालवी हाइकू के आलंबकर्ता, क्योंकि ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने विशेष काम किया, इसलिए मालवी हाइकू में सतीश दुबे का नाम हमें याद रखना है। ऐसे ही वघेली में भी आपको हाइकू आएगा, तब आपको वहां भी देखना होगा। हास्य व्यंग्य परंपरा काव्य धारा में भवसावर, जिनमें कोई विशेष बात है तो उनको हमको अच्छे से देखना है। आगे हम देखते हैं जो हमें विशेष तौर से देखना है। माच के प्रवर्तक गुरु गोपाल जी, इनके बारे में आपको बता चुकी हूँ, और इनकी पूरी परंपरा दी है, यहाँ पर सबके नाम दिए हुए हैं, रामलीला, ढोला, कौन कौन से इन्होंने जो माच है वो आयोजित किए। आगे देखते हैं हम।
यहाँ पर गद्य साहित्य के अंतर्गत जो पद्म भूषण सूर्य नारायण व्यास हैं, इन्होंने जो रामायण है उसका मालवी में अनुवाद किया। फिर जोशी जी ने कथा परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकार में चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, डॉक्टर पूरन सहगल, इनकी पुस्तकें जो हैं, जैसे चंद्रशेखर दुबे हैं, पूरन सहगल हैं और सतीश चौधरी हैं, तो इनके क्या है, इनकी जो पुस्तकें हैं ये जनजाति संग्रहालय में जो प्रकाशन है वहां से प्रकाशित है। तो ये पूरन सहगल, चंद्रशेखर दुबे, ये बहुत विशेष है। अभी भी इनके जो प्रकाशन है वो प्रकाशित होते रहते हैं। तो इन सभी ने गद्य के क्षेत्र में काम किया है। अभी हम आगे भी देखेंगे जब, तो हमें मुख्य रूप से कौन कौन से कवियों को देखना है। पीपा, बाल कवि बैरागी, नरहरि पटेल, आनंदराव दुबे, मदन मोहन व्यास, हरीश निगम, मोहन सोनी और शिव चौरसिया और जो श्रीनिवास जोशी, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, कुछ कुछ खास खास बातें इसको आपको बता दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको पूरी यहाँ पर दिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, हमारी जो पीडीएफ है, पीडीएफ के साथ हम चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्राचीन काल से। प्राचीन काल यानी कि हम आदिकाल से शुरू करते हैं, 3 भागों में विभक्त है। तो हम केवल नाम देखेंगे और नाम के साथ साथ हम थोड़े से कुछ रचना और कुछ विशेष विशेष बातें, क्योंकि वो भी परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती हैं। अगला क्या पूछ ले एग्जामिनर, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम थोड़ी थोड़ी, एक बार आप पीडीएफ आपकी नजरों से निकलेगी तो आपको कुछ अंदाजा यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इस पीडीएफ को देखिएगा। तो हम आदिकाल से शुरू करते हैं। मालवी साहित्य को 3 भागों में बांटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 भागों में बांटा। पहला प्राचीन काल, ठीक है, और इसमें हम जो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर सरहद पात का नाम देखते हैं और बताया गया कि इनकी रचनाओं में भी मालवी और अन्य जो लोक भाषा है उनके तत्व देखे गए हैं। ये केवल अभी चर्चा हो रही है। फिर जो गुरु गोरखनाथ हैं, उनकी लोक भाषा में भी कहीं कहीं इसके अंश देखे गए हैं। फिर आगे हम चलते हैं, कवि धनपाल को देखते हैं। इनको हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी देखे हैं, देखा है हमने। तो ये इन्होंने क्या किया है कि धनपाल ने परमार नरेश हर्षदेव और मुंज के युग में 10वीं शती में मालवा में रहते हुए प्राकृत कोश, क्या नाम है, पाई लक्ष्मी यानी प्राकृत लक्ष्मी की रचना की थी। अब ये यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रमुख हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और धनपाल ने स्वयंभू कृत जो पयम चरयुग से प्रभावित होकर भविष्य कथा की रचना की। ये ऐसे जो कोटेशन आ जाते हैं, ऐसे जो कथन आ जाते हैं, पूछा गया है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि चिंतामणि उपाध्याय का, वो भी इसी पुस्तक से लिया हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें देखना जरूरी हो जाता है। मालवा क्षेत्र के निवासी जो मुनि 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 देवसेन है, यहाँ पर देखिए मुनि देवसेन, ये 10वीं शती के पूर्वार्ध में धारा नगरी के पार्श्वनाथ मंदिर में बैठकर अनेक ग्रंथों की रचना की, जो कि मालवा क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए हम एक बार इनको यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने धर्मसार ग्रंथ की रचना की। आगे देखते हैं हम, बहुत बहुत अपनी तरफ से मैं बहुत कम कम शब्दों में और कम समय में आपको यह कंप्लीट करवाऊंगी। महाकवि स्वयंभू द्वारा रचित जो स्वयंभू छंद है, उसमें भी मालवी का जो अंश है वो हमको यहाँ पर दिखता है। उसके अलावा और भी कुछ हैं आदिकाल के जिनमें हमको दिखता है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं स्वयंभू की जो रचना है और जैन कवियों की जो रचना है उसमें कुछ कुछ अंश दिखते हैं, और जो विशेष उक्ति लिखी हुई है वो हमको देखना जरूरी है। अब आचार्य हेमचंद्र को देखिए, यहाँ पर देखा उनके नाम, उनके बारे में भी दिया हुआ है। देशी शब्दों का संकलन कर देशी नाम वाला, ये हमको पता है कि हेमचंद्र की है, पर उसमें थोड़ा सा मालवी का अंश है, ये हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए 11वीं शती में देखिए राजा भोज प्राचीन मालवी के जो अंश है वो हमको दिखते हैं। ये हो गया। एक ये आप देख लीजिएगा, भोजकृत अवनीकुर शतम, ये प्राचीन मालवी के अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ, इसलिए ये पुस्तक भी यहाँ पर प्रमुख हो जाती है। मालवी के शुरुआती कवियों में रोड कवि का नाम उल्लेखनीय है। ये हुई हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। पूरी पुस्तक से आप पढ़िएगा तो आपका बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको, मुझे नहीं लगता कि छूटेंगी, और मैं तो कहती हूँ आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा इसको, बहुत कम कम शब्दों में। चलिए आगे देखते हैं। शुभशील गण, इनकी रचना है जो पंचशती प्रबोध, ये इसमें भी मालवी के कुछ कुछ अंश हमको दिखते हैं। और उस दौर में जो उखाड़ उखाड़ कहावत या लोक प्रचलित जो शब्द थे वो भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। अब पीपा जी को हम यहाँ नहीं देखेंगे, बस आप देख लीजिए कि ये कहाँ थे, आदिकाल में थे। बाकी हम इनके बारे में आदिकाल मध्यकाल में थे, हम इनको भी बहुत आराम से पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। इनको पीपा जी के बारे में छोड़ देते हैं यहाँ पर। पीपा जी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे और मालवा के जो निर्गुण संत कवि थे, जैसे मल्लीनाथ, संत जदगुरूप, संत बाबालाल, संत जग्गा जी, बाबा हरिदास, संत पूर्णदास, संत हीरादास, गंगादास, बख्शी, टेक चंद दास, दीनानाथ, ये यहाँ पर जो पूरे नाम दिए हुए हैं, एक एक बार आप संत कवियों की दृष्टि से यहाँ पर देख लेना। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि ये भी हम भक्ति काल में देख रहे हैं, भक्ति काल नहीं, माफ कीजिएगा, ये हम देख रहे हैं मध्यकाल में। संत पीपा के समकालीन सेन थे, ठीक है, बांधा गौड़ा पंढरपुर से उनका संबंध रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि चंद्र सखी, ये विकल्प में आया हुआ नाम है, बस नाम बस देख लीजिए। ये चूंकि बहुत से इनके पद हैं, बहुत से इनके बारे में, लेकिन ज्यादा हमको देखने की जरूरत इनके बारे में फिलहाल तो नहीं है।
रूपमती बहादुर की प्रणय गाथा, जैसे उदयन की गाथा आई थी इसलिए मैंने रूपमती बहादुर की प्रणय गाथा यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि चूंकि इस पुस्तक से बहुत कुछ पूछा जा रहा है तो यहाँ से पूछा ना जाए। इस पुस्तक से करीब करीब आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। कवियत्री दी हुई है एक आपकी सुंदर या सुंदरकली नाम की यहाँ पर, और इनका जो संकलन संपादन डॉक्टर पूरन सहगल ने किया था जिसका नाम था तक तक करे शिकार। ठीक है, आगे अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ से शुरू करते हैं हम आधुनिक काल को। आधुनिक काल में हम शुरू करते हैं हमारे जीवन जी नाथूलाल जी से, यहाँ से शुरू करते हैं। ये मालवी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया, और इनका जो इनकी जो पुस्तकें थी, इनका जो प्रकाशन था, नकटा को प्रसंग, खयाल फागड़ पंचांग, खयाल केसर कस्तूरी, खयाल कलयुग, 8 भागों में, खयाल मामी भाणजे आदि प्रमुख है। काव्य पंक्तियों में युग परिवर्तन की आहट साफ सुनाई जाती है। इसी श्रृंखला में उमठवाड़ के जो शंकर बाबा के मालवी भजन, चूंकि भजन से संबंधित है, आगर के मुकुंदराम, नानूराम, शंकरलाल जी लावणियों, मूलचंद जी लखन तनय ने भक्ति गीत की आधुनिक मालवी पद्य के विकास में इनका विशेष एक उचित जो योगदान होता है हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं पंडित सूर्य नारायण व्यास, जो भी महत्वपूर्ण थे, या तो मैंने उसमें ये नीले कलर से इसको अंडरलाइन किया हुआ है या फिर मैंने पीले कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो जो सूर्य नारायण के पिता थे श्री नारायण व्यास, इन्होंने मालवी में रामायण रची। एक आगे मैंने किसी शब्द में बोल दिया होगा सूर्य नारायण व्यास, तो वो इनके पिताजी थे श्री नारायण व्यास, इन्होंने मालवी रामायण रची। फिर जो और भी थे पंडित दीनानाथ शालिग्राम, इनको नहीं, पर सूर्य नारायण व्यास और श्री नारायण व्यास प्रमुख है। पन्नालाल शर्मा नायाब, ठीक है, इनका हमको देखना पड़ेगा, ये थोड़े विशेष है। इनकी जो गद्य और पद्य में जो मालवी एकांकी है, मास्टर साहब की अनोखी छटा, और भारत में फू और थू, नौकरी का चस्का, इनके कई जगहों पर मंचित हुए हैं। और इनमें हास्य व्यंग्य की अद्भुत क्षमता थी। तो हास्य व्यंग्य में हमने एक व्यक्ति का नाम देखा, भावसार बा, ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं पन्नालाल शर्मा नायब का। 2 लोग हो गए। ऐसे विशेष विशेष चीज अगर हम इनके बारे में देखें तो थोड़ा सा याद करना हमें आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं नवनिधि कुंवर खंगारोत। मालवी में देखेंगे, अगर मालवी के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति परक दोहे हैं उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। और इनकी जो प्रमुख रचना है, मीरा मरम, चंद्र सखी म्हारी गोठन, सीपी रो दर्द, गाया गीत, नान्ही सी चरकली, छब, चित्रावण, कृसनरी मुख्य है। अब नवनिधि जी के पद जो है आज भी स्त्रियां गाती हैं वहां पर, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है, प्रमुख है। अगला हम देखते हैं युगल किशोर द्विवेदी। ये यहाँ पर उन्होंने मालवी में नए चलन ढंग की अनेक रचनाएं की। चूंकि नया है तो नए चलन की ढंग उनका पहला काव्य संग्रह युगल विनोद प्रकाशित हुआ, जिसकी जो भूमिका थी वो सूर्यनारायण व्यास ने लिखी। आगे हम देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं युगल विनोद में, चाय को चालो, चुनाव को भूत, राष्ट्रपति गणेश, स्वराज की झांकी। अगला देखते हैं, चूंकि इस पुस्तक में ही लिखा हुआ है तो इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, हमको ये देखना जरूरी हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं, अगला जिसका नाम है वो है आनंद राव दुबे। इनको इनके बारे में चूंकि एक बार पूछ चुका है तो हमें नहीं लगता कि दोबारा पूछा जाएगा, फिर भी हम सरसरी रूप में एक बार देख लेते हैं। रामाजी रही गली जेल रात्रि कलवी कविता जो है मालवी में बहुचर्चित है, और इनकी कविताओं का संकलन नरहरि पटेल के संपादन में 1999 में प्रकाशित हुआ है। आगे हम इनके बारे में देखते हैं कि हास्य, ये मैंने बताया भावसार बा का नाम, हास्य व्यंग्य परंपरा में भावसार बा, और वाचिक परंपरा में भी सबसे सशक्त हैं ये तो। और इनका नाम टीकम चंद भावसार था, ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बा उपनाम उनकी लोकप्रियता का कारण है। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, स्कूल शिक्षा के बारे में थोड़ा सा है, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं। 2004 में इनका निधन हुआ है। भावसार की भेंट सुविख्यात नाचकार स्वर्गीय सिद्धेश्वर सेन से हुई थी, और ये दोनों आपस में मित्र थे। चलिए आगे हम देखते हैं कि मोती वीराणा, इनका क्या है, काव्य संकलन है किनका, भावसारबा का, ये प्रमुख है इसलिए यहाँ हाईलाइट हुआ है। और नारंगी खरबूजो, तालाकुंची, तराजू बुलावो हुंकारा, इनकी आदि प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ पर हैं। बाकी कविताओं की भाषा क्या है, ठेठ मालवी है। क्या है, ठेठ मालवी है। आगे हम देखते हैं भावसारबा मालवी के अद्भुत कवि हैं, इनके बारे में अगर पूछा जा चुका है। आनंद राव दुबे के बारे में पूछा जा चुका है। मदन मोहन व्यास के बारे में जब पूछा जा चुका है। बाल कवि बैरागी के बारे में पूछा जा चुका है। इनके बारे में पूछा जा चुका है, तो हमको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि किन किन कवियों के बारे में यहाँ पर पूछा जा चुका है। माटी की सोरम और अभी मैंने बताया मोती वीराणा इनके प्रमुख रचना है, और भी दिए हुए हैं पर ये उनकी प्रमुख है। अगला हम देखते हैं अगले जो हमारे कवि हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा नाम देखेंगे, एक एक उनकी रचना देखेंगे। पूनम चंद्र सोनी, ठीक है, आगे देखते हैं। पूनम चंद्र सोनी के बाद नरेंद्र सिंह तोमर, बस इनके आप नाम बस याद रख लीजिए, और अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। गिरवर सिंह भंवर, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मालवा में ये जो रचनाकार है इनका नाम है मदन मोहन व्यास, इनके बारे में हम अभी बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। हरीश निगम, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ हम नहीं बताएंगे उनके बारे में। जो और जो कुछ छूट गए हैं उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। बाल कवि बैरागी, इनके बारे में पढ़ेंगे। नरहरि पटेल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और मालवी के कोकिल कंठी गीतकार सुल्तान मामा है, एक ये देख लीजिएगा आप। आगे हम देखते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण रचनाकारों में श्री मनोहर लाल कांठेड़, ठीक है, ये अभी नए में है। ये विशेष क्यों है, क्योंकि उन्होंने जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर हैं, उन पर मालवी में प्रथम 7 काव्यों की जो रचना है वो प्रस्तुत की है। अगला देखते हैं यहाँ पर जगन्नाथ विश्व, आगे देखेंगे हम, क्योंकि बस एक एक बार आप इनका नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस पुस्तक में यहाँ पर दिया। बाल मुकुंद रघुवंशी,
और देखते हैं हम नए रचनाकार हैं उनके बारे में थोड़ा कम पूछा जाता है, जो पुराने हैं उनके बारे में मोहन सोनी, इनके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। हमने जो 8 रचनाकार लिए हैं उनमें एक मोहन सोनी भी हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर शिव चौरसिया, इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। 8 में से एक शिव चौरसिया भी हैं। सतीश श्रोत्री का नाम हम किस में देखते हैं? हाइकू में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? हाइकू में। हाइकू में देखते हैं। तो हाइकू के अलावा भी हम इसमें क्या देखते हैं? मालवी कविताओं का एक संग्रह तीतर पे चाले तोप। ठीक है, ये इनका है। हाइकू के नाम में ये विशेष है, इसलिए हम एक बार इनको देखेंगे। अगला हम देखते हैं, अगले जो हमारे रचनाकार हैं झलक निगम। एक हरीश निगम है और एक झलक निगम है, आप इसमें भ्रमित मत होइएगा। उनकी मालवी कविता है संग्रह में एरे मेरे की कविता और उजालो आवोदो, और उनका एक संग्रह है भांत भांत की कविता। आगे हम देखेंगे इसमें रचनाकारों में नरेंद्र श्रीवास्तव नवनीत, और दूसरे जो हमारे हैं वो हैं परमानंद शर्मा अमन। इसके अलावा आपके जो रचनाकार है नंदकिशोर सोनी अकेला, सूर्यकांत मेहता, गफूर स्नेही। इनमें से जितने के नाम आपको याद हो जाएं आप उतने देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये मालवा के हैं। ये मालवा के एक नवीन डबराल हैं। इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र जोशी हैं, ये इसी पुस्तक में है, और ये पुस्तक क्या है, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की है, इसलिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ, बंसीधर बंधु। इसके बाद राजेश रावल सुशील, एक एक नाम है डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन मैं डिटेल में आपको नहीं बता रही, केवल नाम बस बता रही। ललिता रावल, हाइकू विधा में पर्याप्त समृद्धि किया है इन्होंने। ठीक है, थाली में चंद्रमा बिल पता, तो एक हाइकू में सतीश चौधरी का नाम आया, और एक ललिता रावल, फिर है राजेश भंडारी बाबू। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। सतीश क्षोत्रिय नहीं है, सतीश दुबे हैं, ये दुबे, थोड़ा सा भ्रम हो गया, वो सतीश क्षोत्रिय, सतीश दुबे हाइकू में। राजेश रावल यहाँ पर। आगे हम देखते हैं नारायणी माया बाधिका। अब इनमें से कुछ कुछ आप कुछ कुछ लोगों को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर चूंकि मैं मुझे बताना है आपको, आप अपनी सुविधा अनुसार इनको छोड़ लीजिएगा, जो भी आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मालवी कविता के विकास में योगदान देने वाले बाबूलाल भाटिया, त्रिभुवन मेहता, किसमें? कविता में किशन दास राही, रामचंद्र मोहन दस, ये पूरे आपकी क्या है, ये सभी के नाम हैं, जिसमें से वरिष्ठ मालवी कवि अनंत क्षोत्री, सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं छूटेगा जिनके नाम यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर अभी तो हमने पद्य में देखा, अब हम यहाँ पर ये पूरे नाम यहाँ पर एक लाइन से दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। मालवा के रहने वाले अनेक कवि और गद्यकारों ने मुख्यतः हिंदी में भी शोध करते हुए मालवी में अपनी कविताएं की, और ये सभी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर नाट्य साहित्य दिया हुआ है, जिसमें विशेष माच के बारे में बात हुई है। तो माच के बारे में हमने आपको बता तो दिया है, लेकिन एक बार इस पुस्तक की दृष्टि से माच के बारे में बताएं, तो माच की जो उच्च भूमि है वो उज्जैन में मानी जाती है। जो मुख्य मुख्य चीज होंगी वो हम आपको बताएंगे। मालवा क्षेत्र में गरबी गीत, ढाराढारी का खेल, तुर्रा कलंगी, नकल स्वांग की प्रवृत्ति और गम्मत, हाजरत विद्या आदि माच के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम थोड़ा सा और माच के बारे में देख लेते हैं, प्रमुख प्रमुख चीज देखेंगे, ज्यादा हम नहीं देखेंगे। इसमें बताया गया है कि जो माच है पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भूमिका होती है उसमें। ठीक है, और मैंने बताया ढारा ढारी, गरबा, तुर्रा कलंगी, स्वांग, ये सब होता है। अब जो राजस्थान में प्रचलित ख्याल है उसका प्रभाव हमको माच में देखने मिलता है। आरंभकर्ता माच शैली के कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं गुरु गोपाल जी, ये मैंने आपको बता दिया है। और इनके आगे फिर जो जिनका नाम आता है वो है सिद्धेश्वर सेन, और उसके अलावा बाल मुकुंद जी, गुरु रामकिशन जी, गुरु भैरवलाल जी, राधा किशन जी, गुरु कालूराम, गुरु फकीर चंद, जीवा जी, तो ये आगे के इंपॉर्टेंट है। सिद्धेश्वर सेन, ये प्रमुख हैं। आगे थोड़ा सा और माच के बारे में देख लेते हैं, कोई कुछ विशेष विशेष चीज कि जो माच है, माच को क्या किया गया है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक तो धार्मिक और पौराणिक कथानक के अनुसार, शौर्य कथाओं के अनुसार, सामाजिक कथन कथानकों के अनुसार, और प्रेमाख्यान कथानकों के अनुसार। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माच के, ये लोकनाट्य के संदर्भ में भी आप इसको देख सकते हैं। फिर आगे आप यहाँ पर देखिए माच के संदर्भ में और क्या विशेष है कि माच के प्रवर्तक ये बता चुके गुरु गोपाल जी, समय भी आप इनका देख लीजिए। अब इनके आगे जो है बाल मुकुंद जी हैं, इनके बाद ये वो हमने देख लिया है बाल मुकुंद जी को। कालूराम जी, गुरु राधा किशन जी, गुरु भैरवलाल जी और गुरु रामकिशन जी, राधा किशन और रामकिशन दो हैं। चलिए, बहुत ज्यादा नए माचकारों में सिद्धेश्वर सेन का नाम है, ये सिद्धेश्वर सेन कई बार आया, तो मुझे लगता है सिद्धेश्वर सेन का इस बार जरूर पेपर में आपके पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें लोक नाट्य माच के स्वतंत्र आधुनिक ढंग से नाटक और एकांकी प्रहसन मालवीय रचे गए पन्ना लाल नायाब ने इसमें काम किया, जैसे मास्टर साहब की अनोखी छटा प्रहसन की रचना की। ठीक है, नरहरि पटेल ने भी की, इनको हम देखेंगे जब हम इनके बारे में विशेष तौर से पढ़ेंगे तब। तो ये आपने देखा पद्य साहित्य का। अब आप देखिए थोड़ा सा गद्य साहित्य का। तो गद्य साहित्य में अगर आप देखेंगे कि
जो आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें पन्ना लाल शर्मा नायब का नाम है। ठीक है, दो रचनाएं मैंने आपको उनकी बता दी, भारत में थू और फू, और एक अभी मास्टर साहब वाली अनोखी छटा। इनके अलावा और कौन है? इनके अलावा अगर आप देखें तो हैं आपके यहाँ पर सूर्य नारायण व्यास, प्रेम कुमारी मुदगल, चंद्र सिंह झाला, गणेश दास शर्मा आदि। श्रीनिवास जोशी, इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे गद्यकारों में। चलिए, और हम विस्तार से ही पढ़ेंगे। चंद्रशेखर दुबे, ये महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर दुबे। तो इनकी एक रचना देख लेते हैं चंद्रशेखर दुबे की। ललिता रावल, ये मालवी के हाइकू में इनका नाम सतीश दुबे के साथ आता है। मालवी लोक संस्कृति की सेवा में लीन डॉक्टर पूरन सहगल, ये इनका नाम महत्वपूर्ण है। भादवा की रानी, तेज सिंह गौड़, इनका नाम प्रमुख है। कहानी के विकास के योगदान मदन मोहन व्यास, प्रहलाद चंद्र जोशी प्रमुख है, शिव चौरसिया प्रमुख हैं। और इसमें ये हमने देख लिया है सतीश दुबे को, चंद्रशेखर दुबे, मोहन सोनी, बाल मुकुंद गर्ग और पूरन सहगल। कुछ कुछ जो व्यक्ति हैं उनके नाम काफी महत्वपूर्ण हैं। तो सतीश चौधरी अलग हैं और सतीश दुबे अलग हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए, अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको अगर देखना, यहाँ से निमाड़ी साहित्य शुरू हो जाता है। निमाड़ी साहित्य हमको अभी नहीं देखना, निमाड़ी साहित्य हम देखेंगे जब हमारा क्या आएगा, जब हमारा निमाड़ का टॉपिक आएगा तब हम वहां पर निमाड़ का देखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे प्रमुख प्रमुख जो रचनाकार हैं उनके बारे में हम कुछ कुछ विशेष चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, संत पीपा से शुरू करते हैं। तो पीपा में देखिए यहाँ पर, पीपा मालवा के गागरोन यानी कि झालावाड़ के खींची वंश, ये हमारे करीब करीब जो मध्यकाल है हिंदी साहित्य में, जब हम मध्यकाल देखते हैं या भक्ति काल देखते हैं, उस समय का समय है इनका। स्थान क्या है? मालवा के गागरोन में झालावाड़। खींची वंशीय राजपूत, प्रताप राव के नाम से ये प्रसिद्ध थे। जन्म काल इनका करीब करीब 1425 यहाँ पर माना। अनेक विद्वानों ने अलग अलग माना है, पर इतना हम समझ सकते हैं कि इनका समय जो हम देखते हैं मध्यकाल में, भक्ति काल में, वहां पर हमको यहाँ पर उनका नाम दिखाई देता है। चलिए आगे हम चलते हैं, क्योंकि जब हम रामानंद के 12 शिष्यों की जब बात करते हैं, रामानंद के 12 शिष्यों की, तो उसमें एक पीपा का नाम भी आता है, इसलिए हम मध्यकाल में इनको लेते हैं। तो जन्म देख लिया, समय देख लीजिए, ये स्वामी रामानंद के शिष्य और संत कबीर के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। और पीपा जी के जो पिता थे वो शाक्त मत के अनुयायी थे। पीपा जी को पीपा राव, प्रताप राव, बप्पा जी आदि के नाम से जाना जाता है। और इसमें और जो प्रमुख है, यही मैंने जो बताया, 12 शिष्यों में प्रधान थे। और इसमें देखिए पीपा जी ने अपना राजपाट जो है त्याग कर स्वामी रामानंद के संदेश को जन जन तक प्रसारित करने के लिए पश्चिम में भारत के अनेक स्थानों पर यात्रा की। और रामानंद जी के प्रधान शिष्यों में प्रमुख संत कबीर और रैदास ने पूर्व दिशा में जन्म लेकर भक्तित्व का प्रचार किया। आगे हम देखते हैं कि पीपा जी की रचनाओं में साखी, पद, क, कहरा, जोग, चितावड़ी ये प्रमुख है। कार्य क्षेत्र इनका जो मालवा और हाड़ौती में हुआ है। इनकी जो तपोभूमि के अवशेष है झालावाड़ राजस्थान के पास है। देखिए एक प्रश्न आया हुआ था आपसे, जिसमें 2022 के पेपर में आया हुआ था, एक प्रश्न आया था, उसमें दिया हुआ था कुछ आपको जगहों के नाम दिए थे और उनकी समाधि भी पूछी गई थी। तो ये थोड़ी सी आप एक बार देख लीजिएगा, चूंकि समाधि पूछी जाती हैं। अभी वो प्रश्न देख रहे थे कि ये पीपा की तपोभूमि के अवशेष झालावाड़ राजस्थान के पास आहू और काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन में देखे जा सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या शब्द है यहाँ पर? गागरोन। इस पूरी पीपा जी के संदर्भ में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें गागरोन आपके लिए महत्वपूर्ण है, भी स्थान मिला हुआ है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं आनंद राव दुबे। हम बहुत कम कम चीजें देखेंगे, फैक्ट फैक्ट बस देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा जो एक यूनिट है, एक इकाई है 10, उसमें अभी एक मालवा ही है, फिर हमें ऐसे निमाड़ देखना है, फिर हमें ऐसे ही बघेलखंड, फिर बुंदेलखंड, फिर जनजातीय साहित्य, फिर संस्थाएं, ऐसे करके अभी तो हमारी एक ही यूनिट ऐसे में बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या है? ये प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? आनंद राव दुबे। जन्म इनका 1918 में इंदौर के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। गांव का नाम है धुलेट। और इनके बारे में और जो प्रमुख चीज है वो है ये अच्छे गायक थे, कवि हैं इसीलिए, और आधुनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निधन इनका 1996 में हुआ है। यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें प्रमुख चीज क्या है।
1952 में पहला कवि सम्मेलन हुआ और आनंदराव दुबे इसमें सम्मिलित हुए। उनकी कविता सराही गई और काव्य संकलन गीत फिर गायो 1973 के लिए और रामाजी रैया रेल जाती रही 1998 प्रकाशित हुई। तो चूंकि ये पूछ चुका है तो मुश्किल है कि पूछ ले, लेकिन ये पता होना चाहिए कि गीत फिर गायो किसकी रचना है। और इनके बारे में और प्रमुख क्या है, सबसे प्रसिद्ध यही वाली इनकी कविता थी। फिर इनकी जो मालवो पाक्यो है, बसंतिया की बरसात, नाना की लाड़ी, अब कहीं हीड़ गावे रे मालवा की माटी, कलम कागज, ये भी पर्याप्त जो लोकप्रिय कविताएं हैं। ठीक है, अब इनके बारे में ग्रामांचल की ठेठ मालवी का ठाठ दिखाई देता है, वे सही अर्थों में मालव मयूर से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मालव मयूर नया शब्द है। अब देखिए, ये मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी आनंदराव दुबे की, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ चुका है। अभी हमें थोड़े से उन कवियों को देखना है जिनसे प्रश्न अभी नहीं पूछा जा चुका है। तो बाल कवि बैरागी देश के जाने माने कवि हैं और 10 फरवरी 1931 में नाम नीमच में इनका जन्म हुआ है। इनका जो वास्तव नाम है नंद राम दास बैरागी, ये प्रमुख है। ये जो एक फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाव साहब का नाम भी ऐसे ही पूछा गया था। तो नाम आपको पूरा पता होना चाहिए इनके बारे में। और ये 2 बार विधायक रहे, ये प्रमुख है इनके बारे में। ठीक है, ये इनके बारे में ये प्रमुख है। और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ये प्रमुख है। और बैरागी जी ने बहुत यात्राएं की हैं। 2018 में इनका निधन हुआ है। मालवी के कवि थे। उनके 2 जो मालवी काव्य संकलन है, चटक महारा चंपा बहुत इंपॉर्टेंट है और आई जावो मैदान में प्रकाशित हुए हैं। तो चटक महारा चंपा ये बहुत बाल कवि बैरागी की बहुत ही प्रमुख रचना है, इसलिए ये बिल्कुल आप यहाँ पर नहीं भूलेंगे। मनुहार भाभी और बिजू का बाबू, ये 2 इनके क्या है, कहानी संग्रह हैं। आगे हम देखते हैं, लगभग 25 फिल्मों में बैरागी जी ने गीत लिखे हैं। और इनके बारे में और विशेष बात यह है कि कुछ कविताएं हैं इनकी, जैसे पनिहारीन, बदरवा आई गयो, मेहंदी मत लगाओ, नड़ दल लखारा आदि इनकी कविताएं महत्वपूर्ण हैं। इनकी कविताओं में की भाषा मंदसौरी मालवी है, ये भी इनके में एक प्रमुख फैक्ट है। हाँ, ये जो प्रश्न पूछा गया था आपसे 2022 में या 24 में कि डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने किसे श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि कहा, ऐसे ही पूछा गया था। और वो किसे पूछा गया था, बाल कवि बैरागी को। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। आगे हम देखते हैं, नरहरि पटेल को देखते हैं। इनको हम देखेंगे थोड़ा आराम से, क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं पूछा गया। 1934 में इनका जन्म कहाँ हुआ है, रतलाम में हुआ है। और इनके बारे में जो विशेष चीज है, इप्टा की स्थापना से ये जुड़े थे, इंदौर में जो नाटक संस्था है वहां से जुड़े हुए थे। और इनके बारे में प्रमुख चीज ये है कि ये गीतकार और गजलकार के रूप में क्या है, जाने जाते हैं। गीतकार और गजलकार के मत रो माता और मालव की रात उनके मालवी गीतों का संग्रह है। थोड़ी घड़ी, सिपरा किनारे, गुल मोरी धरती, ये मालवी गजल है इनकी। क्या है ये, मालवी गजल है। झुमको जो है उनके मालवी गीत कविता और गजलों का क्या है, गुलदस्ता है, यानी कि संकलन है। प्रेम पगलिया मालवी हाइकू और दोहा संग्रह है, प्रेम पगलिया। तो ये हमको इनके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इन्होंने संकलन भी किया है दुबे जी की और जोशी जी के गद्य संग्रह काव्य संकलनों का। आगे हम देखते हैं, इनके बारे में विशेष और चीज है कि इनके बारे में विशेष क्या है, अगर हम देखें तो गजल से इनका संबंध यहाँ पर दिखाई देता है। और विशेष विशेष चीजें हम इनके बारे में देखते हैं कि फूल बनड़ो में एक रचना उनकी फूल बनड़ो, लोक प्रचलित बनना गीत है, उसको नया अंदाज यहाँ उन्होंने दिया है। अब हम अगला देखते हैं मदन मोहन व्यास का। इनके बारे में प्रश्न पूछा गया था, इनको कम देखेंगे। उज्जैन में इनका जन्म हुआ है और 1900 पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। और मालवा की जो यात्रा, ये इनका प्रमुख संकलन है। मालवी कहानियां और आलेख इन्होंने लिखे हुए हैं। मारो नाम बालिया, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में आपके। मालवा की यात्रा, दिवाली, ट्रांजिस्टर, महंगाई रलियो, ये इनकी लोकप्रिय कविताएं हैं। हाँ, ये आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे पिछली बार एक कथन पूछा गया था चिंतामणि उपाध्याय से, तो आप मदन मोहन के बारे में देख लीजिएगा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार मदन मोहन व्यास की कविता में ग्राम्य जीवन और कृषि विकास का सच्चा स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। अब चूंकि माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है, तो थोड़ा हमें विशेष रूप से देखना पड़ेगा। हरीश निगम को देखते हैं। हरीश निगम को हम देखते हैं
तो ये देखेंगे हम, इनको हम आईएमपी में लगाएंगे क्योंकि हरीश निगम के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया, तो हो सकता है इनके बारे में प्रश्न पूछा जाए। तो प्रकृति और प्रणय परक कविताओं में मालवीय को इन्होंने समृद्ध किया है। और इनके बारे में जो इनकी कविताएं हैं, कुसुम कुंज, हरियालो आंचल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरना सांवली तथा अपरंज, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? हरीश निगम के बारे में। तो हरीश निगम से आप इतना याद कर लेंगे, ह से हरियाणो आंचल और ह से हिरना सांवली, इतना तो आप याद कर लेंगे ह से। ठीक है, इसको ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। हास्य व्यंग्य के प्रधान स्वर में ये लोकप्रिय रहे हैं। और इनके बारे में विशेष में हम देखें थोड़ा सा, तो ये रहा कि जो इनकी जो काव्य की प्रमुख चेतना थी वो क्या थी? वो सामाजिक और राजनैतिक की ओर थी, और भ्रष्टाचार, महंगाई, जनसंख्या वृद्धि आदि पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। आगे देखते हैं मोहन सोनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नहीं पूछे गए जिनके बारे में, वो आपके लिए यहाँ पर मैं कहती हूँ वो इंपॉर्टेंट होंगे। गीतकार है मोहन सोनी, 23 मई 1938 को उज्जैन में इनका जन्म हुआ है। और इनके बारे में जो प्रमुख चीज है वो ये है कि माटी की सोरम उनकी 9 कविताओं का संकलन है। और जो उनकी मालवी गीत संग्रह हथ लेवो वो प्रकाशित हुआ है और काफी प्रशंसनीय है वो। उसके अलावा आप देखेंगे कि भीलनी, संजा को रथ, बिरहण की पाती, चंपा को फूल, हाथ शिवाजी, ये जो प्रमुख कविताएं थी उनकी वो थी। ये मालव के सर्वर्थ कवि है, चूंकि ये एक कथन है तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखिए, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार भावनाओं और मनोवेगों को मूर्त रूप प्रदान करने की क्षमता इस तथ्य की परिचायक है कि कवि अब परिपक्व हो चला है। इन व्यंजनाओं में उसके भविष्य की जो स्वर्णाभा स्पष्ट झलकने लगी है। संतोष की बात है कि गीति काव्य और प्रबंध काव्य दोनों सफल निर्वाह करने की शुरुआत उसकी लेखनी से उद्भासित होने लगी है। ये क्या है, शिव मंगल सिंह सुमन ने मोहन सोनी के लिए कहा है, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब समीक्षक जो शैलेंद्र कुमार शर्मा है, जिनकी ये पुस्तक है, उन्होंने भी मोहन सोनी के बारे में कहा है कि वो प्रणय और विरह के अंतिम गायक है। अब ये विशेष चीज है ना कि ऐसा हमें किसी और में नहीं मिला है कि वो प्रणय और विरह के अप्रतिम गायक हैं। हथलेवो संग्रह है सबसे प्रतिष्ठित उनका संग्रह है। और कुछ गीत हैं जैसे चल तो जा, पनिहारी, विरहन की पाती, दिया, दियो जले जद आओ, ये उनकी कुछ प्रतिनिधि कविता है। शिव चौरसिया, इनको भी मैं आईएमपी में रखूंगी क्योंकि जिनके बारे में नहीं पूछा गया है, बहुत उम्मीद है कि अब उनके बारे में पूछा गया। जन्म शाजापुर में हुआ है और 1940 में हुआ है। इनके बारे में जो विशेष चीज है वो क्या है कि इनका जो महत्वपूर्ण संकलन है, माटी की सोरम, 14 मालवी कविताओं का संकलन है। और दिल्ली में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी एक प्रकार से विशेष है। अन्य भी इनको पुरस्कार मिले हैं लेकिन ये यहाँ पर विशेष है। अब आगे हम देखते हैं कि पानी, केसिया, अपनी आजादी बरखा, ई हालत में देश हमारो, अड़े पगेरी, ये कुछ उनकी प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं हैं। उनके और जो संकलन है उसमें क्या क्या विशेष है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं, इसमें जो संकलन होते हैं वो हमें, या फिर किसी की एक कोई रचना विशेष होती है तो वो बस हमें देखना जरूरी है, बहुत ज्यादा हम नहीं देखेंगे। श्रीनिवास जोशी महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये गद्यकार भी है, कहानीकार भी है, गद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये उज्जैन में इनका जन्म हुआ है। नई दुनिया, वीणा, अच्छा वीणा आप इस स्तर से भी देख लीजिएगा क्योंकि ये इंदौर मालवा क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने हिंदी फीचर फिल्मों का लेखन कार्य भी किया है। ये कम लोगों में हमको मिलता है कि बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। मराठी फिल्मों में लेखन हुआ है इनका, और डॉक्यूमेंट्री भी लेखन का निर्देशन का काम किया है। बहुत सारा आकाशवाणी, दूरदर्शन में इन्होंने काम किया, तो इसलिए ये श्रीनिवास जोशी यहाँ पर भी प्रमुख हो जाते हैं। गांधी जी की विचारधारा से ही प्रभावित थे। और आगे देखते हैं, ये इनकी प्रमुख वारे पट्टा भारी करी, ये प्रमुख रचना इनके हिसाब से हम देख सकते हैं। हीरा मोती, चीकू का पर्दा, फटाफट, सती ईंट की, सुशीला रानी, घोट मोट। इससे बारे पट्टा भारी करी, धक्का को चमत्कार, नाना को नतीजो, ये उनकी कुछ प्रमुख रचना है।